यार ले आया हूं किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए किनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल की एपिसोड नंबर 3। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ही अगली वीडियो बड़ी होगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किनिची को खोज निकालने के लिए रैग्नारोक के मेंबर्स यहाँ तक किनिची की क्लास के आगे भी पैरा दे रहे होते हैं। हालांकि किनिची अपनी क्लास के ड्रॉर में छुप के बैठा होता है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। किनिची स्कूल टाइम में तो सरवाइव कर जाता है, लेकिन जब वो बाहर यूं ही फिर रहा होता है कि अचानक से रैग्नारोक का एक मेंबर किनिची के सामने आ खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें मैं अपने साथ किसारा के पास लेके जाऊंगा और शायद से इसी से खुश होके वो मुझे रैग्नारोक का अपर रैंक ही दे दे। किनिची उसके खिलाफ फिस्ट फाइट में तो भारी पड़ी जाता है कि जब वो अपनी नाइफ निकालता है तो किनिची की वहीं पे गीली हो जाती है। वो तो अच्छा होता है कि उसके साथ मियो होती है। लगभग यहाँ की पूरी फाइट अब इसके बाद से मियो ही संभालती है। जब किनिची डोजो लौट के वापस पहुंच जाता है, इसी बात को लेके किनिची काफी ज्यादा अपसेट होता है कि वो नाइफ को देख के काफी ज्यादा डर गया था। किस्सा में उसे एडवाइस देने लगता है कि वेपन से लिपटने से पहले तुम्हें वेपन के बारे में जानना पड़ेगा। और जहां तक वेपन्स की ही बात आती है तो शिगुरे से अच्छे तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं मिलेगी। वैसे तो शिगुरे डायरेक्ट ही एक बहुत बड़ी नाइफ से शुरुआत लेने को जा रही होती है पर ये सब देख के मियो समझ जाती है अगर ये लेसन इसी तरह चलता रहा तो किनिची तो जल्दी मारा जाएगा। इस वजह से किनिची उनके हाथ से वेपन लेके उनके हाथों में चमचे पकड़ा देती है। पर इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि शिगुरे के हाथ में एक असली नाइफ है या फिर चमचा। उसके लिए तो सारी की सारी वेपन ही है। हयातो भी यहाँ पे आके किनिची से कहने लगता है किनिची एक वेपन चाहे जितनी मर्जी डेडली क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हें छुए नहीं तो वो सिर्फ आखिरकार एक लोहे का टुकड़ा ही होता है। हालांकि मसला तो यह है शिगुरे का टारगेट आज तक कभी जिंदगी में मिस ही नहीं हुआ। शिगुरे किनिची को बेसिक स्टैंस सिखा देती है। फिर जब तक वो पोस्टर को एज अ स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर होते हैं, शिगुरे उस पर लगातार बाड़ी पड़ती चली जा रही होती है। ये देख के हयातो कहने लगता है अब वक्त आ गया किनिची, शिगुरे के हाथ में ऐसा पोस्टर और तुम उसका पोस्टर के बिना सामना करो, उसे डॉज करो और यहाँ तक हमला भी करो। किनिची फाइट में जरूरी तुम्हारी स्ट्रेंथ या टेक्निक नहीं होती बल्कि तुम्हारी हिम्मत होती है। फिर तुम्हारे सीने में वो भड़कते हुए शोले, तुम्हारी आंखों में वो शोलों से भड़कती हुई आग हो तो बस ये काफी होता है अपने अपोनेंट को ओवर पावर करने में। तुम्हारे जुनून और जज्बे के बिना तुम्हारी टेक्निक अधूरी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है। अगर बस तुम्हारे पास तक हिम्मत हो तो तब तक ये सारी की सारी चीजें पूरी है। किनिची तुम एक मर्द पैदा हुआ और एक मर्द बेसिकली लड़की से ज्यादा पावरफुल होता है। हमारे पास हिम्मत है तो बस फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही सब चीजों की चाबी है। हम देख पाते हैं शिगुरे यहाँ पे पोस्टर के बजाय अब अपनी असली वेपन पे शिफ्ट हो जाती है। अगले सीन में जब किनिची अपनी ट्रेनिंग से फारिग होता है तो हम देख पाते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा रफ होती है। इसी बीच में किनिची की नजर शिकाकी और उसकी बड़ी मसलों पे पड़ती है। किनिची ये देख के सोचने लगता है इसकी बड़ी मसलों के आगे तो ये सारे के सारे हथियार वगैरह सिर्फ एक कागज के मायने रखते होंगे। और किनिची ख्वाहिश रखने लगता है कि काश के उसके पास भी शिकाकी जैसी मसल पावर्स होती। इन्हीं समय आकिसामे किनिची को अपने साथ मार्केट ले जाने लगता है, पर असल में सिर्फ आकिसामे को राइड चाहिए थी। अब मार्केट पहुंच जाने के बाद किनिची दिल में सोचने लगता है ऐसे में गौर करूँ तो आकिसामे सेंसे की तो कोई मसल पावर है ही नहीं, तो आखिर आकिसामे किस तरह से लड़ते होंगे। किनिची अब सारा सामान वगैरह लेने के बाद जब घर लौट के जा रही होता है तभी उसकी नजर इजुमी पे पड़ती है, उसकी क्लब मेंबर, और उनको कुछ गुंडों ने घेर रखा होता है। ये गुंडे वही लोग हैं जिनको एक वक्त में मियो ने ठिकाने लगाया था। इसी वजह से वो लोग इजुमी को रोक के मियो के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। अब थोड़ी देर में उन सारे के सारे गुंडों की नजर किनिची पे पड़ती है। ये देख के वो लोग कहने लगते हैं ओए ये तो वही लड़का है जो कि उस लड़की के साथ था। जो देख के अब वो लोग किनिची की तरफ बढ़ने लगते हैं। आकिसामे उन लड़कियों से कहने लगता है तुम लोग यहाँ से निकल लो और हाँ अपने दोस्त की फिक्र मत करो। पर इससे पहले वो लोग अब किनिची को छू भी पाते हैं। आकिसामे उनके आगे दीवार बन के खड़ा हो जाता है। वो गुंडे आकिसामे के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। आकिसामे उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए और बस उसकी आंखों में ही घूरता है। उस गुंडे की वहीं पे गीली हो जाती है और वो डरते हुए अपने साथियों से कहता है कि इससे लिपटते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना। पर तभी उसके चमचे उसका ध्यान उसके हाथ की तरफ करवाते हैं।
उसका हाथ इस तरह से डिसलोकेट हुआ होता है कि उसे मालूम तक नहीं पड़ा होता। अब चूंकि उसे कहीं जाकर रियलाइज हुआ है तो उसे दर्द भी अभी जाके महसूस होने लगता है। वो काफी ज्यादा पैनिक कर होता है, जो देख के आकिसामे उसका हाथ एक ही झटके में ठीक भी कर डालता है। मैं तुम सबको बता दूं, आकिसामे ह्यूमन की बॉडी के बारे में सारा नॉलेज लगता है। वो एक तरह से एक खतरनाक किस्म का फिलोसोफर डॉक्टर भी है। अब डर के मारे यही गुंडे अपने सेंसे को बुलाते हैं। उनका सेंसे जो कि काफी ज्यादा मस्कुलर होता है और वो आकिसामे को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि तुम लोग मुझे इस चूचे के लिए बुला के लाए हो। उनका सेंसे यहाँ तक अपने पावर के नमूने भी उन्हें दिखा रहा होता है, जो देख के केनिची के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि जो कुछ भी उनका सेंसे कर सकता होता है अपने मसल पावर के दम से, आकिसामे वो सबको सिर्फ अपनी एक ही उंगली से कर सकता होता है, वो भी बिना मसल पावर के। आकिसामे केनिची से भी बोलने लगता है, केनिची ये तुम्हारे लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कुछ नया सीखने के लिए, तो गौर से देखना। उनका सेंसे जूं जूं अपने हाथों से आकिसामे पे टूटने को जा रहा होता है। आकिसामे केनिची को सिखाने लगता है कि सबसे पहले अपने से बड़े वजन वालों के हाथों में अपना हाथ नहीं देना। हालांकि आकिसामे ने उससे मना किया होता है कि उसके हाथों में हाथ ना डालना, खुद वो उसके हाथों में हाथ डाल के उसे जोर लगाने लगता है। केनिची नोटिस करता है कि वो गुंडा तो आकिसामे को हिला भी नहीं सक रहा। जब केनिची आकिसामे के पैरों को देखता है तो तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार, आकिसामे ने अपना पैर गटर के ड्रिल में फंसाया हुआ है। मालूम पड़ता है कि आकिसामे की पाँव की ग्रिप काफी ज्यादा मजबूत है। अब जैसे कि मैंने कहा, आकिसामे की ग्रिप पावर काफी ज्यादा है। हाथों के भी ग्रिप के मामले में आकिसामे उस पे आसानी से बाड़ी पड़ जाता है। गुंडे का चीफ अब गुस्से में आके आकिसामे की ओर जूझ हुई लात मारता है। तभी आकिसामे उनकी नजरों से ही गायब हो गया होता है। जब उनके चीफ को होश आती है तो तब आकिसामे उसकी उस साइड पे खड़ा होता है। इस साइड पे उसका ग्रेविटी का बैलेंस पूरे तरीके से बिगड़ा होता है। आकिसामे केनिची को यहाँ पे बताने लगता है, इस तरह से एक्ट करो जैसे कि तुम सामने से हमला करने वाले हो और उसी लम्हे में अपने अपोनेंट की ब्लाइंड स्पॉट पे चले जाया करो। याद रखो, जितना बड़ा अपोनेंट होगा उतने ही ज्यादा उसके ब्लाइंड स्पॉट भी होते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तुम सबसे पहले अपने अपोनेंट के वाइटल पॉइंट पे हमला करोगे। बड़े साइज वाले अपोनेंट का बैलेंस काफी इजीली बिगड़ जाता है। यही सब दिखाते दिखाते आकिसामे उसे जमीन पे पटक के यहीं पे फिनिश कर डालता है और वो उसे सर के बल इतने जोर से पटकता है कि कभी दोबारा शायद से उनके चीफ को होश ही नहीं आने वाले। ये देख के वाकई में केनिची काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। अब यही सब देख के उसके चमचे गन निकाल के उनकी तरफ पॉइंट आउट करने लगते हैं और केनिची की तो डर के मारे फट के हाथ में आ जाती है। पर ये सब देख के आकिसामे को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुमने ये इस तरह बिना सोचे समझे निकाल ली। क्या होता अगर तुम इससे किसी आम सिटीजन्स को जख्मी कर देते। ये सब कहते हुए आकिसामे गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है, घूर रहा होता है। तो सब देख के वो गुंडा इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी बॉडी हिलनी तक नहीं होती। आकिसामे उसके बालों से उसे पकड़ के नुक्कड़ में ले जाता है और पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया होता है। और उनकी पावर देखे तो केनिची काफी ज्यादा डर जाता है। अगले सीन में केनिची सकाकी से इसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर कैसे आकिसामे इतना ज्यादा पावरफुल है, वो भी बिना किसी मसल पावर के। तो सकाकी इसी पर एक्सप्लेन करते हुए कहने लगते हैं, आकिसामे के मुताबिक इंसानी जिस्म में 3 तरह की मसल्स होती है, जहाँ पे व्हाइट मसल तुम्हारे स्पीड में मूव करने के काम आती है और उसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत काफी ज्यादा कम होती है। और फिर रेड मसल आती है जो कि बर्दाश्त तो काफी अच्छे से कर पाती है पर उसमें भी ज्यादा पावर नहीं होती। और फिर दोनों के बीच में एक पिंक मसल आती है जिसमें सारी की सारी क्वालिटीज होती है। और कहा जाता है इन तीनों की मसल्स के रेशियो हमेशा एक ही रहते हैं। मगर आकिसामे एक ग्रेट फिलोसोफर होने के नाते इन चीजों को इग्नोर करता है और यकीन रखता है सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरीज पे। उसका मानना है कि रेशियो चेंज हो सकती है। चलती आकिसामे कुछ बाजार सी ट्रेनिंग करता रहता था। फाइनली वो कामयाब हो भी गया। इस साल के बाद ही कहीं जाके उसने रेड और व्हाइट मसल को पिंक मसल में बदल डाला है। जरूर अब दिखने से तो लगता है कि उसके ऊपर मसल नहीं है, मगर मैं गारंटी देता हूँ वो सर से लेके पैर तक सबसे ज्यादा मस्कुलर है। उसने अपनी बॉडी के सारे फैट को शार्प सी लुक दी हुई है और सारी की सारी पावर उसके काम में आती है। सब कुछ सुनने के बाद केनिची उससे सवाल पूछते हुए कहने लगता है, तो क्या वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल है? सकाकी आगे से कहने लगता है, मैंने ये कब कहा कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है? इडियट, मेरी भी टफ ट्रेनिंग किसी से कम नहीं है। मगर हाँ, मैं तो जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम दोनों में से कोई लड़े तो हम में से एक तो जरूर ही मरेगा। जब रात को केनिची घर लौट के जा रहा होता है, उसमें दोबारा से रैग्नारोक के एक मेंबर का हमला होता है। चाहे जरूर इस बार भी उसके हाथ में नाइफ ही होती है। पर केनिची को एक बात याद आने लगती है हयातो की। फाइट में सबसे जरूरी ना तो टेक्निक होती है और ना तो
स्ट्रेंथ, बल्कि सबसे जरूरी करेज होता है हिम्मत, जुनून और जज्बा। अगर तुम्हारे पास हिम्मत ना हो तो तुम्हारी टेक्निक्स अधूरी है, तुम्हारी ताकत में भी काफी ज्यादा कमी होगी। और जब तक नाइफ या वेपन तुम्हें हिट ना करे तो वो तो सिर्फ और सिर्फ लोहे का एक कचरा ही होता है। इस सोच के नीचे उसकी तरफ एक कदम बढ़ा ही लेता है तो तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार, की बॉडी ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो नाइफ वगैरह का आसानी से सामना कर सकती है। इसके बाद नीचे अपने दुश्मन पे एक वार करके उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और दूसरे ही लम्हे में उसे जमीन पे पटक डालता है। ये सब कुछ मियो भी उसे चुपके से देख रही होती है और वो रियलाइज करती है कि नीचे काफी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपचा ये ट्रेनिंग कर रहा होता है कि वो कैसे अपनी कम पावर का इस्तेमाल करे जब वो किसी को पंच मारा हो। अपचा बड़ी मेहनत कर रहा होता है कि वो अपनी कम पावर का इस्तेमाल करे, पर इसके बावजूद भी वो एक से एक स्टोन स्टैचू को तोड़ता चला जाता है। ये देख के अपचाई को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है कि अगर इसका तो वो किनिची को ट्रेन करेगा तो वो तो उसे मार डालेगा। और शिगोरे उसका ध्यान एक स्टैचू की तरफ करवाते हुए कहने लगती है, देखो वो नहीं टूटा। देख के अपचाई को काफी ज्यादा खुशी होती है पर थोड़ी देर में शिगोरे नोटिस करती है कि उस स्टैचू की भी गर्दन पे यहाँ तक एक क्रैक आया हुआ है। अब दूसरे सी में तकेडा और उसके साथी वगैरह जी की क्लास में घुस के उसके दो क्लासमेट से पूछने लगते हैं कि आखिर किनिची कहाँ पे है। तो कीदा किनिची के क्लासमेट को काफी ज्यादा डरा रहा होता है। इसी डर के मारे किनिची के क्लासमेट सच सच बताते हुए कहने लगते हैं, अगर ये पॉसिबल होता तो हम तुम्हें जरूर बताते, लेकिन जैसी ब्रेक हिट होती है तो किनिची वाकई में काफी जल्दी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और इसके बाद वो कहाँ जाता है यह हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम उसके दोस्त नहीं है। असल में हम उसे सिर्फ एक वक्त में बुली करते थे, क्योंकि बहुत पहले वो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था। तो कीदा अब उसे छोड़ के सीधा से एक ड्रॉर की तरफ बढ़ने लगता है। वही ड्रावर है जिसमें हमेशा से किनिची छुप के बैठा होता है। तो कीदा जो इस ड्रॉर को पटकता है, मगर बदकिस्मती से वो लोग आज इस ड्रॉर में भी किनिची को ना पाते, बल्कि उल्टा उसमें से एक डॉल निकलती है जिसपे लिखा होता है कि किनिची सारे के सारे रैग्नारोक के मेंबर्स को हरा डालेगा। ये देख के टोकीदा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी में हमें किनिची से मालूम पड़ता है अपचाई एक तावीज के तौर पे किनिची को काफी सारी डोज देता है, जो कि तुम लोग लकी चार्म भी कह सकते हो। कि अपचाई को किनिची की काफी ज्यादा फिक्र होती है कि वो रैग्नारोक के मेंबर से पिट के ना आए। और किनिची इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अपचाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी दिल में काफी ज्यादा अच्छा है। इस वक्त के नीचे स्कूल की रूफ टॉप में छुप के बैठा होता है। इसी लम्हे में यहाँ पे एंट्री होती है एलियन फ्रीक निजिमा की। वो किनिची से बोलने भी लगता है, भाई तुम्हारा हाइडिंग स्पॉट तो काफी ज्यादा घटिया है, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो वो भी तुम्हें जल्दी ढूंढ निकालेंगे। नीचे उससे तंग आके यहाँ से जाने ही लगता है कि एलियन फ्रीक उसे वार्न करते हुए कहने लगता है। एलियन फ्रीक उसे बताता है कि उसके पास टकीडा और उकीटा के बारे में इंफॉर्मेशन है। दोनों में तो किनिची उसकी मिन्नत करता है पर वो ना मानता, पर हाँ 2-4 चपेड़े लगाने के बाद वो मान ही जाता है। एलियन फ्रीक सबसे पहले उसे युकीटा के बारे में बताने लगता है। इसका फिनिशिंग मूव हमेशा से पटकना होता है जमीन पे, ये तुम्हें अपने शोल्डर में उठा के जमीन पे पटक डालेगा। तो जब तुम इससे लड़ो तो इस बात का खास ख्याल रखो कि तुम्हें जमीन पे पटके नहीं। यहाँ पे जो सबसे खतरनाक है वो कोई और नहीं बल्कि टकेडा है, एक खतरनाक किस्म का फॉर्मल बॉक्सर भी रह चुका है। जब ये बॉक्सिंग मैच लड़ता था तो ये अपने अपोनेंट को 1-2 फटकों में ही सुला देता था। इसके एक पंच में इतनी ज्यादा पावर है कि वो पंचिंग बैग को भी फाड़ सकते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद किनिची तो स्कूल से ही फरार होकर डोजो भाग जाता है। दूसरे सी में अपचाई किनिची को ट्रेन कर रहा होता है, क्योंकि जो अपचाई होता है वो मुए टाइप बॉक्सिंग का मास्टर होता है। मुए टाइप बॉक्सिंग जो कि बॉक्सर्स के खिलाफ एक अच्छा खासा एडवांटेज देती है। इसके साथ ही साथ आकिसामे किनिची को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, मुए टाइप बॉक्सिंग एक एंशिएंट मार्शल आर्ट का हिस्सा है, क्योंकि शुरू में तो सोल्जर की ट्रेनिंग के लिए डेवलप किया गया था, मतलब के खिल करने के लिए। अपचाई भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए किनिची से कहने लगता है, किंग था जिसे एनिमी की कंट्री ने बंदी बनाया हुआ था। उस किंग से कहा गया था कि अगर तुम हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को हरा दोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो किंग ने ना कि सिर्फ उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को हराया बल्कि उनकी पूरी आर्मी को डिफीट कर डाला। जाहिर सी बात है उनका किंग जो था वो मुए टाइप बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता होता था। कि हिस्ट्री किनिची को काफी ज्यादा कूल लगती है। अब यूं ही अपचाई किनिची को सबसे पहले बेसिक स्टैंस से शुरुआत करवाता है। इसके साथ ही साथ अपचाई किनिची को एक्सप्लेन करने लगता है, मुए टाइप बॉक्सिंग असल में बॉक्सर्स के काफी ज्यादा खिलाफ है। मुए टाइप बॉक्सिंग में तुम अपनी नीज और अपने एल्बोस का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो, जबकि बॉक्सिंग रिंग में तुम नहीं करते। कि अगर किसी फाइटर्स को अच्छे तरीके से एल्बो और नी का इस्तेमाल आता हो, वो किसी की भी आसानी से जान ले सकता है। तुम ये कह सकते हो मुए टाइप बॉक्सिंग असल में किलिंग के लिए बनाई गई है। तो मुए टाई के लगभग सारे के सारे मूव्स एल्बो और नीज पे ही फोकस है। तब सब कुछ सुनने के बाद किनिची काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ तक वो इसे प्रैक्टिस करने से भी इनकार करने लगता है। तो हायातो किनिची
को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है एक मार्शल आर्ट कितनी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, इन दी एंड ऑफ अ डे वो मार्शल आर्ट उसके यूजर पे ही डिपेंड करती है कि वो उसे किस तरह से यूज करता है। खतरनाक मार्शल आर्ट को बनाना भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वक्त आने पे इनका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। ये बात किनिची को काफी ज्यादा हिम्मत देती है। यूं ही आपा से ट्रेनिंग करते करते किनिची ऑलमोस्ट मरते मरते ही बचता है। वो तो अच्छा होता है कि आकी सामने एक अच्छा खासा डॉक्टर भी है ह्यूमन की बॉडी को लेके, वरना तो किनिची की हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक ही गई थी। अच्छा ये देख के काफी ज्यादा खफा होता है। वो अपने नरम जैसे दिल को बिलाने के लिए गार्डन में कुछ बच्चों के साथ बैठ जाता है, उनके साथ खेलने लगता है और उनके साथ घुल मिलने लगता है। ये सब कुछ सकाकी दूर से देख रहा होता है। काकी सोचने लगता है चाहे वो जानवर हो या बच्चे हो, सारे क्रिएचर्स इसे पसंद करते हैं आपा चाय को। जरूर ये जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। बचाए सारे के सारे क्रिएचर्स का काफी ज्यादा ख्याल रखता है। अगर बस इसका पास्ट इतना ज्यादा भयंकर ना होता तो शायद से आज आपा इतना ज्यादा सफर न कर रहा होता। भी उससे पूछने लगते हैं आपा आप काफी ज्यादा खफा लग रहे हैं, आज क्या हुआ है? ये सब देख के सकाकी को भी अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किनिची काफी ज्यादा खुश होता है मुए टाई को सीखने के लिए, क्योंकि दिमाग पे गहरी चोट आने की वजह से उसे ये भी भूल गया होता है कि कल वो मरते मरते बचा था। इसी में हयातो आपा को इतना ज्यादा डिप्रेशन में देख के उसे कहने लगता है तुम अगली बार किनिची को ट्रेन करो तो ऐसे ही सोचो जैसे कि तुम बच्चों के साथ गार्डन में खेल लेते हैं। आपा दोबारा से किनिची को ट्रेनिंग दे रहा होता है और साले लोग दूर से देख रहे होते हैं। देते देते आपा की आंखों में दोबारा से वो कातिलाना सी लुक आ जाती है। उसका हमला इतना ज्यादा अगला पावरफुल होता है कि शायद से वो किनिची की गर्दन ही उड़ा देता। अचानक से उसे गार्डन में पार्क में बैठे बच्चों की याद सिताने लगती है। आपा वक्त पे अपने हमले की दिशा को किनिची से दूर कर डालता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि आपा की पावर इतनी ज्यादा क्यों है, वो अपने आप को खुद कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता, तो मैं तुम लोगों को बता दूं आपा को जबरदस्ती बचपन में अंडरग्राउंड में लड़वाया जाता था। अंडरग्राउंड में हर लड़ाई आपा अपनी जिंदगी के लिए लड़ता था, जिस वजह से वो होल्ड बैक करना यहाँ पे भूल ही गया होता है। आपा का पास्ट काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। इतनी इंटेंसिटी की वजह से जब आपा हमला करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है और वो होता है खेल। पर आज उसने पहली बार किनिची को अपने हमले से बचा लिया होता है। जरूर आपा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक वक्त में कातिल भी होता था, अगर सबसे ज्यादा साफ आपा का ही दिल है। या तो कहने लगता है सकाकी मैंने नोटिस किया तुम आजकल आपा के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहे होते हो। ये सुन के तो सकाकी को शुरू में अच्छा नहीं लग रहा होता, पर बाद में वो एडमिट करते हुए कहने लगता है कि हाँ जब भी मैं खाने की मेज में बैठता हूँ और अगर मैं आपा की हंसी ना सुनूं तो मेरे खाने का स्वाद इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। काकी को काफी बुरा लगता होता है आपा के लिए कि उसने इतना भयंकर पास्ट को गुजारा होता है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।